ये है वक्त मीडिया पे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जश्न अदब ने अपने 5th इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2016 का किया इनॉग्रेशन। जश्न अदब ने ये शाम डेडिकेट की थी पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार, अदीब, शायर मरहूम इंतजार हुसैन साहब के नाम। इस मौके पर पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब, मशहूर शायर जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और जनाब शाहिद मेहदी साहब ने मरहूम इंतजार हुसैन को अपनी खराजे अकीदत पेश की, साथ ही उनकी जिंदगी पर रोशनी भी डाली। इसके साथ ही जश्न अदब का इन सभी साहिबान ने शुक्रिया अदा किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस मौके पर जश्न अदब ने पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब, जो ड्रामा निगार भी हैं, गीतकार भी हैं, तंज निगार भी हैं, पेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और खूबसूरत शायर भी हैं। क्या क्या उनके पास फन है ये पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, जश्न अदब ने उनकी खदमात को देखते हुए पासबान अदब 2012 अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2012 में वो किसी वजह से हिंदुस्तान पहुंच नहीं सके थे, तो ये अवार्ड अब उनको दिया गया। अनिल बैजल साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बैजल साहब सरकारी अफसर हैं और जब होम इतना अच्छा हो तो होम सेक्रेटरी भी कैसे बुरा हो सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक इदारा है हर हुकूमत में इसका होना, मगर इतना नॉर्मल इंसान इस इदारे का सेक्रेटरी रह चुका है तो क्या कह सकते हैं। शुक्रिया सर, आप तशरीफ़, आपको देखा, आपसे मुलाकात हुई। मैं पैदा हैदराबाद दक्कन में हुआ था 1940 में, फिर 48 में हम लोग पाकिस्तान चले गए। मेरे नाना अव्वल ताल्लुक़दार थे हैदराबाद के, डाक दहलवी के शागिर्द थे नवाब निसार आरजंग। फिर हिंदुस्तान में रहने वालों से तो दोस्ती बहुत रही, हाँ, मगर ये ज़मीन भी याद आती थी। एक शायर थे नज़र हैदराबादी, वो भी हमारे साथ चले गए थे। उन्होंने जाके कहा, एक नज़्म पढ़ी जिसका आखिरी बंद था, आखिरी मिसरे थे, क्या कहें कैसे समंजारों का दामन छूट गया, क्या कहें कैसे समंजारों का दामन छूट गया, एक गुले ताज़ा की खातिर हमसे गुलशन छूट गया। तो अब वो गुले ताज़ा तो हमें मिला और अब है, वतन चाहे छोटा हो बड़ा हो, वतन वतन होता है। ये बात मैंने राजीव गांधी साहब से भी कही थी जब वो पाकिस्तान आए थे सोनिया गांधी साहिबा के साथ। तो उन्होंने तकरीर में कहा था कि कश्मीर का फ़ैसला हो चुका है, सियाचिन का हो चुका है, और सबने ताली बजाई सिवाय मेरे और श्रीलंका के एम्बेसडर के। तो फिर जब मैं आया, जब बेनज़ीर साहिबा ने बुलाया स्टेज पे मुझे, तो कहने लगे कि मैंने कहा मैंने ताली नहीं बजाई सर। मगर बहुत से फ़ैसले एकदम नहीं होते सर, थोड़ा वक्त लगता है। आपने कैसे कह दिया कि अगली दफ़ा जब आएंगे तो दोनों ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगे। वतन वतन होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे लिए पाकिस्तान के परचम की उतनी इज्जत है जितनी भारत में रहने वाले के लिए भारत के परचम की इज्जत। पाकिस्तान में भी एक टीवी का चैनल है PTV, हिंदुस्तान में भी एक चैनल है दूरदर्शन, इन दोनों चैनल्स पर आफ्टर 9 PM सिर्फ PM आता है। तो दोनों मुल्कों के सदर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक चैनल बन जाए और जिससे आवाम को मालूम हो कि इन मुल्कों के सदर कौन है। तो नरसिम्हा राव उठ के आए मेरे पास, कहने लगे हम कब से कह रहे हैं इस बात को। मैंने कहा साहब बात यह है कि
मैंने शुरू तो अल्लामा इकबाल के शेर से किया था कि चाहिए खाने दिल की कोई मंजिल खाली, शायद आ जाए किसी दिन कोई मेहमान अजीज़ राजीव गांधी साहब। हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत रहा है तो हम दूसरों के ख़त पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपके नाना का ख़त आपकी माँ के नाम जो आया था पढ़ लिया है। मेरे नाम अक्सर इस तरह के ख़त आते हैं तो साहबजादा याकूब समझ रहे थे ये भी ख़त झूठा ही होगा, तो मना कर रहे थे मुझे। तो उस ख़त में था, इंदो तुम अब मसूरी की बुलंदियों पर हो और मैं इलाहाबाद के मैदानों की पस्ती में। तो मेरी बेटी, उस तरह तो बात करना नामुमकिन है जिस तरह पहले हम साथ बैठ के करते थे, और मैं तुम्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बताता रहता था। अब हमारे दरमियान फासला बहुत हो गया है, मगर इस फासले को कम करने के लिए मैं तुम्हें ख़तों के ज़रिए ये बातें लिखता रहूँगा। बेटी, तुम जानती हो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। हंसने की, खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ। मगर मेरी बेटी, हम जब तक जो छोटे मुल्क हैं उनके हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, हम इतने बड़े मुल्क में खुश नहीं रह सकते। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क ज़रूर है बेटी, मगर सारी दुनिया के सामने तो छोटा है, तो उनके हक़ को हमें तस्लीम करना है। इस पे भी श्रीलंका के सफ़ीर खड़े हुए ताली बजाई। तो मैंने कहा, मैंने आज शुरू में इकबाल का शेर पढ़ा था, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं अली सरदार का शेर पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि आज दोनों फ़ौज के सरबरा दो कुर्सियों पर साथ बैठे हैं। खुदा करे कि ये शबनम यूं ही बरसती रहे, ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। तो फिर मुझे पासपोर्ट के लिए कहा गया, वीज़े के लिए, कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। मैंने कहा नहीं सर, अभी तो जब तक आप हैं, जब तक ये बात है, मैं थोड़े दिनों बाद बात करूँगा। मगर बहुत अच्छा रहा, बताना पड़ा मुझको। आज इतना हाँफता हुआ मेज़बान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। भाई कहीं से भागते हुए आ रहे हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। ये तो तुमने मेहमानों को इस मुश्किल में मुब्तला कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस वक्त आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पहले तो वो पुलिस उधर हो रही है। अरे कोई बात नहीं भाई, देर हो जाती है ऐसे फंक्शन में, उसमें क्या हुआ, अपना फंक्शन है। और पोइट्री का फंक्शन कर रहे हो और गालिब की बरसी पर भी अगर इस तरह का नहीं होगा इफेक्ट, तो किस शायर की बरसी पे होगा। बस गालिब इस वक्त तक तो चले गए होंगे। हनफी साहब को देर हो गई है क्योंकि वो नहला रहे हैं शायद, तो क्या आ जाना चाहिए था अब तक उनको। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि गालिब दिल्ली में आपके साथ हैं। बहुत खुशनसीब लोग हैं। मुग़ल बादशाहों ने जो तोहफे दिए हैं हिंदुस्तान को, उसमें पहला तो गालिब है, दूसरा है उर्दू, तीसरी है इमारत ताजमहल। ये तीन तोहफे ऐसे मुग़ल दे गए हैं, एक मोहब्बत की निशानी, एक अदब की निशानी और एक ज़बान। तो ये तो भुलाए नहीं भुलाई जाएंगी। अब रहे गालिब। गालिब ने शुरू में अपनी गज़लें मीर को भेजी। एक तो प्रॉब्लम था उनका कि 11 बरस की उम्र में शादी कर ली। 11 बरस की उम्र में इन्होंने शादी की और शादी के बाद एक शेर लिख दिया, मुज़महिल हो गए कवि गालिब। अरे भाई ज़ाहिर है 11 साल की उम्र में शादी करेंगे तो फिर ये लिखने की क्या बात है। फिर ये अब अनासिर में इत्तेदाल कहाँ। तो
और अल्लाह ताला ने उनको जो जहन दिया था, इस ज़माने में होते तो चेन्नई के सरबराह होते और आईटी के हेड होते। कंप्यूटराइज दिमाग था उनका। वो बातें बरसों सदियों बाद जो होने वाला है वो उनके अशार में पहले आ जाता था। मैंने मीर से कहा, मीर मेरे घर आते हैं, ये गालिब भी आते हैं मेरे घर। मैंने मीर से कहा कि आप में तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत है, आप हर एक से नाराज़ हैं। कल अनवर मेरी किसी ने तारीफ़ नहीं की। मैंने कहा आपकी तारीफ़ गालिब ने की है। कह लेंगे कहाँ? मैंने कहा कि जिसका दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं, मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं। बोले तुम गालिब को कितना जानते हो? मैंने कहा 8-10 मरतबा आ चुके मेरे घर। कह रहे बहुत ही होशियार आदमी है, 100 साल 150 साल आने वाले वाक़यात पहले शायरी में ले आता है। अब के मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं। तो उसने 150 बरस पहले बता दिया था कि मीर की शायरी ये है। मैंने कहा आपका बिला वजह की बात कर रहे हैं आप। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये भी गालिब ने कहा है। कहता है अबे अनवर मकसूद कहते हैं ने ऐसी तैसी कर दी, यानी उसको नहीं पता कि मीर था। कहता है कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मैंने कहा मीर साहब आपसे बहस करना बिल्कुल अलग है। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं अगले ज़माने में। गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिक, आप बहरा है जो मोतक़द मीर नहीं। कहते हैं इसमें नासिक को डाल दिया, ये बक़ौल ने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। यानी वो कह रहा है कि बक़ौल नासिक, यानी खुद नहीं है, खुद हट गया। मैंने कहा इस बार झगड़ना बेकार है आपसे बिल्कुल भी। आप बताइए गालिब को मानते नहीं मानते आप? कहते हैं ठीक है, गालिब के सर पे हाथ रखने वाले बहुत थे अनवर। मेरा हाथ, मैंने अपना हाथ अपने सर पे रखा खुद, और मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, आगे कसू के क्या करें दस्ते तमे दराज, वो हाथ सो गया है सराने धरे धरे। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, मुशफ़िक़ कोई नहीं है कोई मेहरबान नहीं। मैंने कहा मीर साहब ये तो बहुत अच्छे शेर हैं, सब ठीक है, गालिब कैसे शायर है? कहे बताओ तुम बताओ। मैंने कहा आप शराब बहुत पी रहे हैं और इस वक्त अजान हो रही है तो कटोरा नीचे रख दें। कह लेंगे अजान तुम सुनो, मेरी बख्शिश हो चुकी है। तो मैंने कहा फिर पिए आप, फिर मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। बोले तुम्हारे यहाँ गालिब भी आया था। मैंने कहा हाँ, तो शराब पी? मैंने कहा नहीं, गालिब ने शराब नहीं पी। गालिब मुझसे कहा अनवर क़ोरमा है? मैंने कहा है। फुल्का है? मैंने कहा है। आम है? और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा जाते वक्त 6 बोतलें शराब की ले गए। कहने लगे यही फ़र्क है मुझ में और गालिब में, मेरे पास शराब होती तो मैं 7 लेके आता। खैर फिर मैंने कहा बोले गालिब के शेर सुनाओ। मैंने कहा मैं आपको सुनाऊं? मुझे अब देख कर अब्रे शफक आलूदा याद आया। ऑरेंज स्काई जो हो जाता है, मुझे अब देख कर अब्रे शफक आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। ये 70 mm स्क्रीन जो आप कभी डॉक्टर ज़िवागो या कोई अमेरिकन फिल्म देखें और उसमें स्काई जब ऑरेंज, मुझे अब देख कर अब्रे शफक का आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। कह लगे ये तो अच्छा शेर है। मैंने कहा फिर सुनाऊं? कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने ही की उम्मीद नहीं।
ये मैं कहा, वो तो एक मुसव्विर थे, एक आर्टिस्ट थे। कहाँ तक रोऊं उस खेमे के पीछे, क्या कयामत है। कहाँ तक रोऊं उस खेमे के पीछे, क्या कयामत है। मेरी किस्मत में यारब क्या न थी दीवार पत्थर की। और हाली साहब ने कहा, ऐ खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। गालिब पहले कह चुके हैं, ऐ परतवे खुर्शीद जहां ताब इधर भी, ऐ परतवे खुर्शीद जहां ताब इधर भी, साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। क्या बात है, साये की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। बेगानगी खल्क से बेदिल न हो गालिब, कोई नहीं तेरा तो मेरी जान खुदा है। इतना बड़ा शायर, मतलब उनकी बुलंदी हम बता ही नहीं सकते। मगर उनकी डिमांड्स क्या थी? एक गरम रोटी, कोरमा, शराब, वो भी मैसर नहीं हो सकी उसको। कभी नया साल आता है तो मैं अक्सर गालिब का ही एक शेर लिख के भेजता हूँ हैप्पी न्यू ईयर पे, जो गालिब ने ज़रूर किसी को लिखा होगा नए साल के लिए। शफा हो आपको गालिब को बंदे गम से निजात, शिफा हो आपको गालिब को बंदे गम से निजात, खुदा करे कि ये ऐसा हो साजगार बरस। शिफा हो आपको गालिब को बंदे गम से निजात, खुदा करे कि ये ऐसा हो साजगार बरस। ये वाहिद शायर हैं जिनके नाम से रबड़ी भी मशहूर है, गज़क भी मशहूर है। गालिब खस्ता गज़क, वो तो खस्ता तो खुद ही थे बेचारे थे गालिब। अब गालिब रबड़ी, गालिब धागे के कबाब, गालिब रोटी। और किसी शायर को ये इज्जत नहीं मिली कि ठेलों पर उसके नाम से चीज़ें बेची जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दाग की गज़लें ज़रूर गाई जाती थी, मगर 6 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर कमरा आता था उन कमरों में। ज़मीन पे दाग की गज़लें नहीं गाई गई। दाग की गज़लें हमेशा आपको एक सीढ़ियाँ क्रॉस करना पड़ती थी, फिर जाके आवाज़ आती थी, पहले हारमोनियम की, फिर दाग की गज़ल आती थी सामने। दुनिया में जितने दाग गाए गए हैं उतना कोई शायर नहीं गाया गया। और क्या ज़बान थी उनकी। और ये कि यही बात कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। अब ये आप इधर आइए, आप इधर क्यों खड़े परेशान, इधर आए। आए, मुझे मालूम है आप कहाँ से आए, बल्कि मैं तो कहने वाला था पसीना पोंछिए अपनी जबी से। और जिस तरह के लोग इतनी जल्दी आपने इकट्ठा कर लिए, और आपने बस मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे नाम के नीचे राइटर, ह्यूमरस, प्ले राइट, डायरेक्टर, पेंटर, पोएट, सिर्फ फौजी लिखना रह गया। फौजी भी लिख देते तो क्योंकि यहाँ के लोग कुछ तो परेशान होते, ये तो इससे कौन परेशान होगा ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ तो ऐसे बहुत हैं। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर हैं। और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है। और ये प्रोग्राम के ये
मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। अब मुझे एक मरतबा तो वीज़ा मिल गया, मैं आ गया। दूसरा वीज़ा मुझे चीन भी नहीं दिलवा सकता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे वीज़ा मिल जाए। 50 बरस से मैं टेलीविज़न से वाबस्ता हूँ। 1800 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरी पाकिस्तान टेलीविज़न के पास। हर सरबराह से मेरा झगड़ा और यही वजह है कि मेरा प्रोग्राम कभी 7 किस्तें चलता है, कभी 13 किस्तें, पूरा कोई नहीं चला। तो आखिरी प्रोग्राम जो मेरा पीटीवी से था, मैंने शुरू किया 36वीं किस्त, पहली किस्त की जगह। तो वो डायरेक्टर ने कहा कि 36 एपिसोड कहाँ से आ गई। मैंने कहा एक प्रोग्राम पूरा होने दो, उल्टा चलते हैं उसको। मगर ये आप लोग बहुत अच्छे हैं, सरजमीन बहुत अच्छी है। एक बात आप लोगों को बस नहीं मालूम, बस ये मालूम हो जाए तो बड़ा मज़ा है कि पड़ोसी भी बुरे नहीं हैं। ये बात जब मालूम हो जाए, बल्कि मेरी तो दुआ है कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो ये शजर अब लगना चाहिए मोहब्बत का, और ये मूड पर डिपेंड नहीं करता। जब मूडी तो लोग होते हैं। अब मैंने मूडी कहा है, आप गलत मत सोचिएगा बिल्कुल भी। मैंने कहा है मूडी का मतलब और है कि अपनी धुन में, और ये कि आप लोग अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। बड़ा मुल्क है, खुश रहें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, और मेरे वीज़े की कोशिश रंजीत ही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर साहब को सुनने के बाद बस ये होता है कि वो बोलते रहें, लेकिन वो अनवर साहब जब अगली दफा आएंगे ना तो वहां हम फौजी लगा के रखेंगे जिससे कम से कम ये लोग तो डरे टाइम से आ जाए, हम तो ठीक हैं बहरहाल नाज़रीन, अनवर साहब ने बताया कि वो 1935 5 सितंबर को हैदराबाद में उनकी जाए पैदाइश है, और वो उन्होंने बताया कि वो 48 में वो तकसीम के बाद गए पाकिस्तान। अनवर साहब का को हिलाले इम्तियाज़, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उससे नवाजा गया। और अनवर साहब, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन हमारा एक अवार्ड होता है जिसको हम पासबाने अदब अवार्ड कहते हैं, जो डॉक्टर करण सिंह को हमारे यहाँ हमारे लिए हमने कोशिश की है कि हम कुछ एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उनको दे सके। और कुछ लोग जो हम अदब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अनवर साहब, हम लोग जश्न अदब इस काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं बैजल साहब से, शाहिद मेहंदी साहब से, डॉक्टर शर्मा से, खुशबीर सिंह शाद साहब और फ़रत एहसास साहब, आंटी शमीम साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कुर्बान अली साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अभी आपसे चंद मिनट कबल अनवर साहब ने कहा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ, राइटर, ह्यूमरिस्ट, प्ले राइट, डायरेक्टर, पेंटर, पोएट, इसमें फौजी और लिखवा देना चाहिए था। आप जैसे ही आए मैंने ये तय कर लिया था कि यहाँ लिखवाना है। तो बहरहाल, तो हनफी साहब आ चुके हैं हमारे दरमियान।
मैं शमीम हनफी साहब और मैं ये अर्ज कर रहा था कि डॉक्टर करण सिंह, मोहतरमा नीना कुमार को अदब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पासबान अदब अवार्ड जो हमारी तंजीम की जानिब से होता है सालाना, हम वो पेश करते हैं। और हम ये कोई 1 मिनट में नहीं हुआ शाहिद भाई, इसके लिए हम कब से इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए बहुत परेशान था कि मैं कब वो मौका आएगा। हमने डेट्स आगे पीछे की। मैम, मैं आपसे और अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। हमारा ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, आप शाहिद मेहंदी साहब, डॉक्टर शर्मा, शमीम हनफी साहब, बैजल साहब, आप सभी तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड पेश करें। अनवर फरज साहब, अरे आप दादा आप खुश एक बुके और मैं इधर शमीम साहब, जी बस चेयर हटा, आइए भाई, आइए जी। अरे बोल लिया शमीम साहब। शुक्रिया। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतज़ार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है, जो उर्दू नावल, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल, जिनकी काविशों से जश्न अदब अदबी हलकों में तेजी से फेमस होता जा रहा है और कुछ ही सालों में जश्न अदब ने अदबी हलकों में अपना अलग मकाम बना लिया है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर येला टॉक लिखिए और येला टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।